नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टुडे वर्ल्ड स्टडी पर। दोस्तों आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपी SSSC के पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और किन किन चरणों में इस क्रांति का संचालन किया गया, इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ। श्वेत क्रांति क्या है, दुग्ध क्रांति के लाभ क्या हैं, भारत में सफ़ेद क्रांति का इतिहास क्या है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों श्वेत क्रांति को सफ़ेद क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं नीचे, देश की स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ही दो ऐसी क्रांतियाँ थी जिनके कारण भारत की आर्थिक स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। दोस्तों जब देश स्वतंत्र हुआ था हमारा, तब हमारी जो देश की आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही कमज़ोर थी। इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही कई सारी क्रांतियाँ चलाई गई, जिनमें से हरित क्रांति और श्वेत क्रांति महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही सफल हुई, जिनसे हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई। हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और जो श्वेत क्रांति है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में शुरू हुई थी। इससे डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आए और जो गरीब किसान थे उनको रोज़गार मिला। इस कार्यक्रम के कारण देश में स्वस्थ जानवरों की संख्या बढ़ गई। दुग्ध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। वास्तव में इस क्रांति का उद्देश्य भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में लाना था और इसी प्रोग्राम ने एक समय तक दूध की कमी से जूझने वाले भारत को दुनिया में दुग्ध के उत्पादन में अग्रणी देश बना दिया गया। तो देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति की वजह से हमारा देश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी हो गया, जिससे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सहायता मिली। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों श्वेत क्रांति का एक अन्य नाम है जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। तो श्वेत क्रांति को सफ़ेद क्रांति के नाम से जानते हैं और ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। शुरुआत इसकी कब हुई? तो 1970 में इसकी शुरुआत की गई और समापन इसका 1996 में इसका समापन हो गया। इसके जो जनक हैं, यानी कि श्वेत क्रांति के जो जनक हैं, वो वर्गीस कुरियन जी हैं और जो ये श्वेत क्रांति है इसको 3 चरणों में पूरा किया गया। यहाँ पर जो प्रथम चरण है वह 1970 से 1981 तक चला। द्वितीय चरण जो था वो 1981 से 1985 तक चला और जो तृतीय चरण था वह 1985 से 1996 तक चला। इन 3 चरणों में ही आपकी श्वेत क्रांति का संचालन किया गया, जो कि काफ़ी हद तक सफल रही। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि श्वेत क्रांति क्यों और किसने शुरू की। तो वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। दोस्तों अमूल कंपनी को आप सब लोग जानते होंगे। तो अमूल कंपनी की जो स्थापना है वो वर्गीस कुरियन ने की। अमूल के चेयरमैन वर्गीस कुरियन के एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पर यह ऑपरेशन फ्लड आधारित था। इस कारण इन्हें NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया था। इन्हें ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों जब श्वेत क्रांति शुरू की गई तब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये श्वेत क्रांति चलाई गई थी। कई अन्य कंपनियों ने अमूल के इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट और रिसोर्स के मैनेजमेंट के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को शुरू किया। वर्गीस कुरियन के साथ उनके मित्र HM डालिया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने और कंडेंसड मिल्क बनाने की तकनीक का आविष्कार में योगदान दिया था। श्वेत क्रांति की शुरुआत के क्या कारण हैं, यानी कि किन कारणों से हमें श्वेत क्रांति लानी पड़ी। स्वतंत्रता के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि तब न केवल फसल एक समस्या थी और एक दूध की भी समस्या थी जिसमें देश पिछड़ा था। दूध और डेयरी के उत्पादों को बाहर से आयात करने से देश की आर्थिक स्थिति पर भार पड़ने लगा। 1950 और 1960 में भले ही दुग्ध उत्पादन बढ़ा था, लेकिन एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ इन सालों में निगेटिव ही रही थी। देश की स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में एनुअल कंपाउंड ग्रोथ 1.6% थी, जो कि 1960 के अंत तक 1.15% ही रह गई। इस कारण भारत सरकार ने डेयरी सेक्टर में नीतियों में बड़े परिवर्तन करते हुए दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया था, दुग्ध क्रांति चला करके। आगे देखते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 31 अक्टूबर 1946 को
कंजरी अमूल की कैटल फीड फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्हें न केवल इस प्रोजेक्ट के आवश्यकता की समझ थी, बल्कि इसकी सफलता में भी बहुत रुचि थी। इसीलिए उन्होंने अपने गांव में किसानों के साथ एक रात बिताई और कुरियन के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में बसे किसानों के आर्थिक तरक्की और समस्याओं के बारे में डिटेल में बात की। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) बोर्ड का गठन हुआ। आगे देखते हैं। जुलाई 1970 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) और फूड एंड एग्रीकल्चर (FAO) के टेक्निकल असिस्टेंट में ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? जुलाई 1970 में। दोस्तों अब बात करते हैं भारत में श्वेत क्रांति का इतिहास क्या रहा है। तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, मैंने पहले ही बताया। इसे 1970 में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) ने की थी, जो कि कालांतर में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोग्राम सिद्ध हुआ। डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा ही एक अलग एजेंसी इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन (IDC) बनाई गई, जिससे ऑपरेशन फ्लड को ग्रांट मिल सके और इस तरह से मिल्क प्रोडक्शन, जो कि योजना की शुरुआत में 22,000 टन था, वो 1989 तक मिल्क पाउडर प्रोडक्शन 1,40,000 टन तक पहुंच गया। जब अमूल ने शुरू किया था तब मार्केट में बहुत से प्रतिद्वंदी जैसे पोल्सन और अन्य विदेशी कंपनियां थीं, लेकिन मूल ने न केवल इन सबको कड़ी टक्कर दी, बल्कि यह बहुत जल्द भारत की सबसे पसंदीदा डेयरी कंपनी भी बन गई। वास्तव में इस श्वेत क्रांति के कारण 1950-51 में जहां दुग्ध उत्पादन 17 मिलियन टन था, वो 2001 और 2002 में 84.6 मिलियन टन तक पहुंच गया था इस क्रांति के उपरांत। आगे दोस्तों बात करते हैं श्वेत क्रांति के चरण के बारे में, यानी कि किन किन चरणों में इस श्वेत क्रांति का संचालन किया गया था। तो ये क्रांति कोई छोटी सी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, बल्कि सरकार द्वारा बनाई गई सुनियोजित 3 चरणों में होने वाली दीर्घकालीन योजना थी। दोस्तों श्वेत क्रांति का जो पहला चरण है वह जुलाई 1970 में शुरू किया गया था, जो कि 1981 तक चला था या 80 तक चला था। यहाँ पर इसका उद्देश्य 10 राज्यों में 18 मिल्क शेड लगाना था। ये सभी मिल्क शेड 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई मार्केट से जुड़े थे। इस चरण के अंत तक 1981 में 13,000 गाँवों में डेयरी कोऑपरेटिव विकसित हो चुके थे, जिनमें से 15,000 किसान शामिल थे। पहले चरण में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा गिफ्ट दिए गए किम्ड पाउडर और बटर की सेल की गई थी और इससे ही आर्थिक सहायता मिली थी। NDDB ने ये प्रोग्राम प्लान किया था और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (EEC) की मदद से इसकी डिटेल निर्धारित की थी। दोस्तों दुग्ध क्रांति का जो दूसरा चरण था वह 1981 से 1985 तक चला था। इसका उद्देश्य था कि जो पहले से जो चरण चल रहा है उसको और आगे बढ़ाएं। कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना था। 1985 में इस चरण के अंत तक 136 मिल्क शेड बन गए, जो कि 34,500 गाँव तक फैले थे और 43,000 गाँव में 4.25 मिलियन तक दूध उत्पादन होने लगा। 1989 तक घरेलू दुग्ध उत्पादन भी 22,000 टन हो गया। इन सब में गिफ्ट और वर्ल्ड बैंक लोन ने बहुत मदद की। ऑपरेशन फ्लड को यूनियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वर्ल्ड बैंक और भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से स्पॉन्सर किया जा रहा था। UNDP भी विदेश एक्सपर्ट, कंसल्टेंट और उपकरण को भेजकर सहायता उपलब्ध करवा रहा था। वर्ल्ड बैंक और इसके सहयोगी भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, बारिश आधारित फिश फार्म, स्टोरेज और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में देश को सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। तो तीसरा चरण ने सफ़ेद क्रांति को मजबूत और बहुत विकसित किया। इस दौरान दुग्ध उत्पादन बढ़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ। कोऑपरेटिव सदस्यों के लिए वेटरनरी, फर्स्ट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, फीड एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस दी गई। इस चरण के दौरान 30,000 नए डेयरी कोऑपरेटिव जोड़े गए। 1988-89 में तो मिल्क शेड्स की संख्या भी बढ़कर 173 हो गई। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें महिला सदस्यों, यानी कि जो तीसरा चरण है, इसकी एक विशेषता है कि इसमें महिला सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। 1995 में तो वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव लीडरशिप प्रोग्राम को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। गाँव में मुख्य स्ट्रेटजी लोकल महिलाओं को ट्रेनिंग देना और उनका लेटेंट पोटेंशियल बढ़ाना था। इस चरण में ज़्यादा महत्व जानवरों के पोषण युक्त भोजन
और नए इनोवेशन जैसे थिलेरियोसिस के लिए वैक्सीन बनाने, प्रोटीन फीड, बाईपासिंग और दुधारू जानवरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया था। यह चरण जब 1996 में समाप्त हुआ तब तक 9.4 मिलियन किसानों के बीच में 73,300 डेयरी कोऑपरेटिव बन चुके थे। इस चरण के अंत तक हालांकि प्राइवेट एजेंसी कोऑपरेटिव गांवों से दूध उत्पादन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस चरण ने अपने तय किए गए लक्ष्य से ज़्यादा हासिल कर लिया था। ऑपरेशन फ्लड के दौरान जहां दूध की डिमांड बढ़ रही थी, तब भी कुल मवेशियों की संख्या नियत थी। गाय और भैंस की ब्रीड्स को अपग्रेड किया गया और गैर विवरण वाली गायों को एक्सोटिक सीमेन से ब्रीड करवा के उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई। एनिमल हस्बेंड्री में भी रिसर्च और विकास हुआ। 1998 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें डेयरी डेवलपमेंट और इसके प्रभाव का भारत में प्रभाव दिखाया गया। इस ऑडिट में बताया गया कि वर्ल्ड बैंक ने इस ऑपरेशन फ्लड में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और अगले 10 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग प्रतिवर्ष 2400 करोड़ रुपए की आर्थिक प्रगति हुई, जो किसी भी और डेयरी प्रोग्राम ने हासिल नहीं की थी। आगे देखते हैं दोस्तों कि श्वेत क्रांति के क्या क्या लाभ थे। देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ा। मात्र 40 वर्षों में 20 मिलियन मैट्रिक टन से 100 मिलियन मैट्रिक टन हो गया और ये सिर्फ इस डेयरी कॉरपोरेटिव मूवमेंट के कारण ही संभव हो सका। इस क्रांति ने देश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण देश में 500 मिलियन तक भैंसें और मवेशी हो गए, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा। डेयरी कॉपरेटिव मूवमेंट देश के सभी हिस्सों में हुआ, जिसका फ़ायदा 22 राज्यों के 180 जिलों के 1,25,000 गाँवों को मिला। यह मूवमेंट अपने विकसित उपलब्धियों और राज्यों और जिलों के सपोर्टिव सिस्टम के कारण बहुत सफल रहा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति की हानियों के बारे में। श्वेत क्रांति की सफलता को देखकर समझा जा सकता है कि इसकी हानियाँ बहुत कम थी, लेकिन हाँ कुछ मुश्किलें थी जिनका सामना दुग्ध उत्पादकों और किसानों को करना पड़ा था। जैसे विदेशी नस्ल के जानवर दूध तो ज़्यादा देते थे, लेकिन उनका यहाँ की परिस्थितियों में सर्वाइव करना मुश्किल था। इस कारण उनका भोजन, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आम ग्रामीण और प्राइवेट सेक्टर की छोटी कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। इस दौरान प्राप्त किए जाने वाले दूध में सभी पोषक तत्व जो है वो नहीं होते थे, इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप आसानी से इस फाइल को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। उम्मीद है श्वेत क्रांति से रिलेटेड सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को टुडे वर्ड स्टडी को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।